थैंक यू साहब, जैन साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू। इंडो पैसिफिक में चुनौती लगातार भारत के सामने बढ़ रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इसका भारत पर क्या असर होगा और क्या जनरल मुनीर शहबाज को रिमोट से कंट्रोल करेंगे? इसके साथ ही भारत और चीन के संबंधों का आगे क्या होने वाला है, और अगर चीन का जूनियर पार्टनर रूस बनता है फिर क्या होगा भारत और रूस के रिश्तों का? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशना होगा, और बेहद खास मेहमान के पास आज आए हैं हम। नाम है ब्रिगेडियर शरदेंदु। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश, और आपके चैनल और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो आपने आज का जो मुद्दा चुना है बड़ा ही सामरिक है और एक बड़ा ही कौतूहल पैदा करता है सभी के मन में कि आगे आने वाले दिन में हिंदुस्तान की क्या रूपरेखा होगा और वर्ल्ड किस तरफ ड्रिफ्ट करता होगा दिखेगा। सर, मैं इंडिया चाइना रिलेशंस के साथ बात शुरू करना चाहूँगा। कहा जाता है कि भारत का अगर कोई दुश्मन है तो वो चाइना है। किस प्रकार से हम भारत चीन रिलेशंस को देखें? 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी डेमचौक डेपसांग पर विवाद बाकी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान ने एक वर्ड को कॉन्सेप्ट दिया है वसुधैव कुटुंबकम का। तो मैं किसी भी हालत में किसी भी ऐसे कंट्री को दुश्मन नहीं मानता हूं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो दूसरा जो कंट्री है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, वायलेंट रिएक्शन देता है, तो ऐसे में लाजमी है हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा रखें, देश का जो संप्रभुता है उसको बचा के रखें और ऐसी कंडीशन क्रिएट करें कि पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो। तो मैं जहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन को देखता हूँ, अगर आप स्वतंत्रता के बाद से लगातार देखें तो हिंदुस्तान का रवैया चाइना के प्रति हमेशा अलग रहा है। हिंदुस्तान ने देखिए पंचशील लाया, हिंदी चीनी भाई भाई की बात की, लेकिन उसका अंजाम मिला 1962 के बाद से हम सतर्क हुए, लेकिन चीज़ों का अंत नहीं हुआ। उसके बाद देखिए उन्होंने नाथुला वाला एक्शन हुआ और ऐसे कई सारे बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुए जो दिखाता है कि चाइना के ऊपर विश्वास आप नहीं कर सकते। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है, उसकी मंशाएं कुछ हैं, उसकी क्लेम लाइन आप देखेंगे टाइम टू टाइम अलग होती जा रही है। वो अरुणाचल को भी डिस्प्यूटेड एरिया मानता है और ईस्ट लद्दाख को भी मानता है, इवन हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ पोर्शन को भी वो अपना इलाका मानता है। तो चाइना को मैं एक अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखता हूं, और उसकी जो मिलिट्री पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, अगर उसको कोई काउंटर करता है तो वो हिंदुस्तान करता है इस एशियन रीजन में। और आज की डेट में मैं बोलूँगा कि विश्व में अगर चाइना को कोई चुनौती देता हुआ दिख रहा है तो वो हिंदुस्तान है। इसके लिए हमें हर लेवल पे तैयार रहना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली एंड रिलीजियसली, सोशली, सारे फ्रंट पे। चाइना एक बहुत ही श्रूड कंट्री है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आज की डेट में जिस तरीके से उसके कमर्शियल इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं, देखिए वो छोटे छोटे देशों को खा जाना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इवन अब तो वो देखिए अरेबियन सी और रेड सी में जिस तरीके से जिबूती में उसने अपना नेवल बेस बना रखा है, और देखिए रिसेंटली में मिडिल ईस्ट में उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कराए, सीरिया और सऊदी अरेबिया में कराए। तो इस तरीके के अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाइना एक ऐसा पावर है जो पूरे वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। लिहाजा हिंदुस्तान को स्पेशली सतर्क रहना चाहिए और हमें हर मोड़ पे, हर लेवल पे उसको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और उसके समकक्ष खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, बिना खड़े हुए बात नहीं बन सकती। नहीं बने। लेकिन एक पॉइंट और है सर, जब चीन की हम बात करें तो चीन और रूस के रिलेशंस हाल के सालों में बहुत मजबूत हुए हैं। जिस प्रकार से शी जिनपिंग रूस गए, पुतिन चीन आए, किस प्रकार से हम इन दोनों देशों के रिलेशंस को देखें और इसका भारत पे क्या इंपैक्ट होने वाला है आने वाले वक्त में? सर, मैं आपको थोड़ा सा समय में से पीछे ले जाना चाहूँगा। आप 70 के दशक में जाइए और 80 के दशक में जाइए। यही चाइना और रशिया आपस में आई टू आई नहीं देखते थे, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट थे, उनके दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन उनके वर्किंग कल्चर अलग अलग थे। लेकिन मजबूरी तब हुई जब नाटो ने एक्सपेंशन शुरू किया, और इसकी शुरुआत हुई जर्मनी के यूनिफिकेशन से। जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, नाटो जब डोर स्टेप पे रशिया के आ गया,
तब रशिया ने अपना प्रभुत्व इस रीजन में बनाए रखने के लिए बोला कि जो यूक्रेन है आप इसको डीमिलिटराइज करिए, इसके अंदर आप एंट्री नहीं करिए क्योंकि हमारी सुरक्षा बेल्ट जो है वो अफेक्टेड होती है। लिहाजा आपको पता है इसके लिए युद्ध हुआ और वो अभी भी चल रहा है। जब रशिया इस युद्ध में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया, अब उसको आर्थिक और मिलिट्री मदद की जरूरत हुई, तब उसने चाइना की तरफ देखना शुरू किया। तो ये बड़ा रीसेंट डेवलपमेंट, दोनों के अच्छे रिलेशन होना, लेकिन हिस्ट्री बताता है कि इन दोनों देशों में कभी मित्रता रही नहीं। तो मेरा मानना है कि ये टेम्परेरी फेज है। जिस दिन रशिया अपने आप को इस इलाके में इस्टेब्लिश कर लेगा, रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, तो चाइना के साथ उसकी जो मित्रता है वो एक थोड़ा बैकसीट लेगी और उसमें जो प्रगाढ़ता पिछले कुछ दिनों में आई थी वो उस लेवल की नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन रूस जिस प्रकार से जूनियर पार्टनर बनता हुआ सर दिखाई पड़ रहा है, अहम पॉइंट ये है कि बीजिंग का जूनियर पार्टनर मॉस्को बन रहा है। आने वाले वक्त में अगर भारत और चीन के बीच सरहद के ऊपर वॉर होता है, गलवान जैसी घटना होती है, तो क्या रूस वाकई में कोई प्रेशर मॉस्को बीजिंग के ऊपर बना सकता है? उम्मीद करें कुछ। देखिए, मेरा मानना है यह है कि जब हिंदुस्तान और चाइना के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होंगे उसमें रशिया की भूमिका तटस्थ रहेगी या मीडिएटर की बनेगी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। उसका वो इंडिया और रशिया दोनों बहुत पुराने मित्र रहे हैं। रिसेंटली रशिया और चीन में प्रगाढ़ता आई है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ रशिया। रशिया की जब सुप्रीमेसी बनी रहेगी तब तक चाइना उसके साथ है। अगर चाइना कहीं ऊपर निकलता हुआ जाएगा तो रशिया शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको याद है, देखिए कोल्ड वॉर के इरा में एक अमेरिका होता था और एक यूएसएसआर होता था, चाइना कहीं नहीं था। तो वो अपने उस इरा में जाने की कोशिश है। पुतिन साहब की मेंटालिटी समझिए, वो यूएसएसआर के जितने सेगमेंट थे वो अपने से अभी भी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि वो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए हैं। तो उनकी मंशा है कि पुराने यूएसएसआर के जो एलाई थे उनको फिर से इकट्ठा किया जाए, वार्शा पैक्ट के कंट्री को फिर से अपने फोल्ड में लाए और चाइना को अपना कॉम्पिटिटर मानेगा तब जब वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा। ऐसी स्थिति आज नहीं, इसलिए मजबूरीवश ये दोनों देश साथ हैं। आगे आने वाले दिनों में ऐसा होता दिख नहीं रहा। जहां तक हिंदुस्तान और चाइना के क्लैश में रशिया का रोल है, रशिया मैं देखता हूं एक मीडिएटर का रोल। जिस तरीके से देखिए रशिया ने इजराइल और हमास में मीडिएशन का ऑफर किया, जिस तरीके से रशिया ने बोला है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए पैलेस्टीन के लिए, उसी तरीके की भूमिका मैं देखता हूं हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन में। खुल के वो साथ नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन जब हम रूस की बात कर रहे हैं सर, तो 2 साल हो गए रूस यूक्रेन जंग को चलते हुए, ये जंग अभी भी जारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन या फिर फ्रांस की फौज जो है यूक्रेन की जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। क्या वाकई में नेटो अपनी फोर्सेस को मैदान में उतार सकता है? पॉसिबिलिटी है सर? देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है जी, उसमें एक चीज तो है कि यूक्रेन आज तक क्यों युद्ध में बना हुआ है, अमेरिका की मदद और नाटो का टोटल सपोर्ट जी। जहां तक मेरा मानना है, जितने भी आपके नाटो के इक्विपमेंट है उनकी ट्रेनिंग टीम ऑलरेडी यूक्रेन में काम कर रही है। इसको बीफ अप करने की जरूरत है। अगर डायरेक्ट जो फुट ऑन सोल्जर ग्राउंड पे कमिट होते हैं तो भयावह सिचुएशन होगी। पुतिन साहब ने कई तरीके के अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हैं, सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है और स्पेस में भी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन करने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें एक दिखावा होता है, एक पोस्चरिंग है। जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति उन्होंने जो बोला है, ये एक तरीके का मोमेंटम जनरेट किया, क्योंकि नाटो कंट्री पूरी तरीके से बैकआउट हो रहा है। अमेरिका भी देखिए यूक्रेन की उस लेवल पे मदद आज की डेट में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका कमिटमेंट इजराइल में भी बढ़ गया है, इंडो पैसिफिक रीजन भी वो देख रहा है। तो लिहाजा किस तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में यूरोपियन नेशंस आए, किस तरीके से नाटो उसको सपोर्ट बनाए, तो एक मेरा मानना है कि ये मोरल बूस्टर टाइप है, जिससे कि यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहे और रशिया को ये फील ना हो कि वो ये लड़ाई जीत चुका है। लेकिन ग्राउंड में ट्रूप्स कमिट होंगे कि नहीं होंगे, ये इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक सिक्के का पहलू ये भी है सर कि क्या वाकई में नेटो के अंदर सब कुछ ठीक है? क्योंकि जैसे ही मैक्रों का बयान आता है उसके बाद जर्मनी की चांसलर इनकार कर देती है कि नहीं, इसके लिए हम तैयार नहीं है। वहां से पेंटागन इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये भी देखें कि नेटो के अंदर भी मतभेद हैं इस वक्त यूक्रेन को लेकर, क्योंकि 2 साल हो गए जंग को चलते हुए? देखिए, नाटो मेरा मानना है इस युद्ध के लेके हर एक की जो रिएक्शन है उसमें डिग्री वेरी करती रही है।
दो बड़े मेजर प्लेयर नाटो कंट्री में मैं मानता हूं जो युद्ध में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो है जर्मनी और फ्रांस। ओके। यूनाइटेड किंगडम को मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का जो फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी है, वो डिट्टो है यूएस के जी। कोई थोड़ा सा चैलेंज अगर करता हुआ दिखता तो वो है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस ने बोला कि ट्रूप्स को लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि अगर यूक्रेन का अस्तित्व नहीं रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट में अगर पुतिन की मंशा एक्सपेंशनिस्ट है तो दूसरे यूरोपियन कंट्री हो सकते हैं। तो लिहाजा यूक्रेन के अस्तित्व को बनाने के लिए ट्रूप्स को कमिट करें, और ऐसा कहा है कि लोग डरे ना ट्रूप्स को कमिट करने के लिए। कमिट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की चीज है, लेकिन आप एक कंटीजेंसी बना के रखिए, इसकी बात उन्होंने की। जर्मनी ने उसकी खिलाफत की है, बेल्जियम ने उसकी खिलाफत की। तो मेरे को ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए 2 साल से विश्व में इस तरीके के युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और हमास और इजराइल। लोग फेड अप हैं। आज की डेट में जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह युग लड़ाई का नहीं है, इकोनॉमिक युग है, बातचीत का युग है, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, उसके तरफ काम करें। और मैंने हमेशा से मानना है कि इस समय विश्व को एक गांधी की जरूरत है जो शांति का संदेश दे सके। लेकिन एक पॉइंट और है, क्योंकि मैं वापस चीन के ऊपर आऊंगा। जिस प्रकार से चीन भारत को घेर रहा है, मालदीव के साथ उसकी फ्री डिफेंस डील हुई है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश में वो मौजूद है, हमनटोटा में उसकी मौजूदगी है, कोको आइलैंड में उसके रडार की बात चलती है, कंबोडिया में उसका नेवल बेस की बात चल रही है। क्या इरादे आप देख पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडो पैसिफिक पे ही पूरी तरह से कब्जा चाहता है वो? क्या इरादा देख रहे हैं? देखिए चाइना एक बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहा है। आज जो वो काम कर रहा है इसकी रूपरेखा उसने 2 दशक पहले बना रखी थी, और आगे आने वाले 20 साल में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या उसकी मंशा है, उसने ऑलरेडी अपना प्लान बना रखा है। सबसे पहला तो है कि रीजनल प्रभुत्व कैसे बनाया जाए। उसके लिए उसने देखे उसके संबंध फिलीपींस से भी खराब है, बिल्कुल सर। उसने ऑस्ट्रेलिया के भी उसके रिलेशन ठीक नहीं है, जापान को भी एंटेगनाइज कर रखा। और जहां तक एक रिंग बंद हिंदुस्तान के चारों तरफ बनाने का सवाल है, उसमें देखिए बांग्लादेश का कोको आइलैंड, नेपाल में उसका इंटरफेरेंस, भूटान में जिस तरीके के उसने ट्राई जंक्शन पे आया हुआ है, म्यांमार के इश्यूज को देखिए, और हम्बनटोटा श्रीलंका के को जिस तरीके से उसने आर्थिक मदद की, जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट को उसने अपने कब्जे में ले रखा है और इकोनॉमिकली, उन सब चीज़ों को देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि मालदीव भी इसी चीज़ में सफ़र करेगा। मालदीव को भी आज वो मदद कर रहा है, लेकिन कल वो अपने मिलिट्री बेस या नेवल बेस वहाँ बनाएगा। और साथ में अगर इसको जिबूती से आप काउंट कर दें तो ये पूरा मेडिटेरियन सी तक उसका लिंक जा रहा है। और अब आप उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखिए। चाइना ईस्ट लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान के ग्वादर में आया, उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, सऊदी अरेबिया और सीरिया की बात कराई, और साथ में रशिया और टर्की पे अपनी पहुंच बनाई। तो देखिए पूरा आधा वर्ल्ड तो उसके प्रभुत्व के में चला जा रहा है। अगर इसको वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देता है तो अगले 2 दशक या 3 दशक में वो अमेरिका को चैलेंज करेगा। वो रशिया तो दूर, अमेरिका उससे थ्रेटन महसूस कर रहा है। लिहाजा जो बाइडेन साहब इस चीज को समझ रहे हैं, लिहाजा चाइना को चेक करने के लिए उन्होंने क्वाड बनाया। क्वाड में कौन है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ठीक है। मकसद उसका यही कि चाइना को इस एक्सपेंशन से रोका जा सके, और साथ में जितने लिटरल स्टेट हैं, फिलीपींस है, ताइवान है और ये वियतनाम है, उस पर भी अपना प्रभुत्व बनाया। तो एक जगह अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाया मिडिल ईस्ट में, एक जगह मिलिट्री बेस बनाया आपने इंडो पैसिफिक रीजन में। तो आपने उसको बॉक्स कर दिया है। अब चाइना कहां से जाएगा? और हिंदुस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है यूएस का। बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने नेवी वाली। मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है कि क्या आने वाले वक्त में भारत को ब्लू वाटर वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसी कोर या कमांड्स और गठित करना पड़ेंगी जो खासकर चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो, वहाँ पर नज़र रखें? क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने अपनी नेवी को आधुनिक किया है, 80 के आसपास पनडुब्बियाँ पहुँच चुकी हैं, 3 उसके पास वॉरशिप हैं। तो जरूरी नहीं कि जंग जमीन पे होगी, लगता है जमीन के साथ साथ समुद्र पे भी ये जंग होगी। किस प्रकार से देखते हैं सर इस थ्रेट को? देखिए पूरा अगर आप पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो 2/3 वाटर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 2/3 वाटर है, तो ये कितना बड़ा हिस्सा पानी का है।
और अगर आप पानी में डोमिनेंस चाहते हैं, समुद्र का डोमिनेंस चाहते हैं, तो आपको सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे अपना एकाधिकार चाहिए। उसके लिए आपके पास नेवी होनी चाहिए, नेवल पावर होनी चाहिए। और नेवल पावर की जब हम बात करते हैं तो इससे मिलिट्री या नेवल शिप ही नहीं, आपके कॉमर्शियल शिप, आपके आइलैंड्स, आपके आइलैंड टेरिटरी, आपके मित्र देश, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी, एक साथ बनेंगे, तो एक बहुत बड़ी पावर आप बन के आएंगे। इस चीज़ को यूके ने, देखिए यूके पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता था, किस लिए? क्योंकि उसकी नेवी बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। जब से नेवी ने उसका साथ छोड़ा, यूके सिमट के रह गया अपने बाउंड्रीज में। अमेरिका इस चीज़ को समझ रहा है, चाइना ने इसकी 2 दशक पहले शुरुआत की, हिंदुस्तान हमने भी शुरुआत की है। देखिए जिस तरीके से हमने आज की डेट में मालदीव जब हमारे से छूटा तो हमने मॉरिशस किया। मॉरिशस के साथ साथ हम अपने देखिए द्वीपों पे भी अपने मिलिट्री बेस बना रहे हैं। अंडमान निकोबार के साथ अभी हम देखिए लक्षद्वीप में भी हमारा जो INS जटायु है, वो सारी चीज़ें फ्रक्टिफाई हो रही हैं। हमने इस चीज़ को समझा और हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है हिंदुस्तान की, हमारी वर्ल्ड में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। हमारे इंटेंशन को कोई डाउट नहीं करता है। हमने कभी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का अपना मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रखा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सी लाइन कम्युनिकेशन जो है वो पूरा सिक्योर रहे। हमारे जितने छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, उनकी संप्रभुता बनी रहे, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई इंटरफेरेंस ना हो, और साथ में हम अपना एक प्रोजेक्शन करते हैं जिससे कि हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री की रक्षा हो सके। मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं, क्योंकि क्वेट की बात आपने की 2 से 3 बार, क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे क्वेट तैयार हो सकता है? क्योंकि चीन जिस प्रकार से ब्रिक्स को एकजुट कर रहा है, लग रहा है कि उसके इरादे ब्रिक्स को लेकर कुछ और हैं। वो चाहता है कि नेटो के सामने एक संगठन हो, नाम उसका ब्रिक्स हो। लेकिन क्वेट को लेकर समझना चाहूँगा, पॉसिबिलिटी कितनी है चाइना का मुकाबला करने के लिए मिलिट्री तौर पे? क्या ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका साथ आ सकते हैं? देखिए क्वाड की जब भी इस तरीके के संगठन बनते हैं और जिसमें बड़े एक्सक्लूसिव, ये क्वाड देखिए सारे लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया, ऐसी पावर, ए फोर्स विच कैन बी रेकन्ड विथ, ये 4 जो हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन को गवर्न कर सकते हैं। इसका मेरा मानना है कि देखिए इकोनॉमिक अलायंस या पॉलिटिकल अलायंस या कॉमर्शियल अलायंस बहुत सारे हैं। ये है तो बेसिकली आपका मिलिट्री अलायंस ही, और इसका पर्पस सिर्फ एक है कि कैसे चाइना का जो साउथ चाइना सी है, जो नॉर्थ चाइना, ईस्ट चाइना सी, उस पर कैसे आप कंट्रोल करें। हमेशा से चाइना ने, चाहे वो ताइवान हो या छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हो, उन पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। नए नए टापू, आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल टापू बना लेते हैं। आइलैंड बनाने के बाद उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है, उससे उसके बड़ी सारी संपदाएं उसके सामने आ जाती हैं। तो इन सबको चेक करने के लिए एक थ्रेट ऑफ आप वहां प्रेजेंट रहेंगे तो एक थ्रेट रहेगा चाइना के लिए। तो ये पक्का मेरा मानना है, गट फीलिंग है कि ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही है। उसको अलमी जामा पहनाया गया बाय गिविंग अ कॉर्पोरेशन नेम कि क्वाड है, हमारा कॉर्पोरेशन रहेगा, लेकिन पर्पस उसका एक है कि चाइना के प्रभुत्व को कंट्रोल करना। और इस इलाके में अगर चाइना की कोई नेफेरियस एक्टिविटी होती है और छोटे आइलैंड को कोई सिक्योरिटी प्रदान करनी, तो ये 4 कंट्री मिलके इसमें एक्शन या भागीदारी ले सकते हैं। एक पॉइंट और है, क्योंकि चाइना की बात हम करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी हम जोड़ दें। 2 फ्रंट वॉर की बात की जाती थी, फिर 2.5 फ्रंट की वॉर की बात की गई। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था। आज मैं जब आपके पास आ रहा था उससे पहले पता चल रहा था कि चीन ने हैदर टैंक जो उनको दिए हैं वो उनकी आर्मी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले सबमरीन को लेकर बातचीत चल रही है, JF-31 उनके पास पहुंच चुका है, J-17 ऑलरेडी काम कर रहा है, और भी कई हथियार हैं। तो किस प्रकार से ये 2 फ्रंट सिचुएशन को आप देख रहे हैं अभी? देखिए मैं कई बार अपने आप में डिबेट करता रहता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बीच में हिंदुस्तान। अगर आपको 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़े तो ऐसी हालात में आप कैसे विक्ट्री दे पाएंगे अपने कंट्री को? सारे सिक्योरिटी पर्सनल, जितने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो भी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस बात पे कई बार पॉन्डर करते रहते कि कैसे ये सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए हर चीज़ क्वान्टिफाइबल है। हिंदुस्तान की आर्मी की संख्या लिमिट है, हथियार पता है, एम्यूनिशन पता है, हमारे कैसे रिप्लेनिशमेंट हो सकता है, कौन कौन से हमारे सहयोगी नेशन हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखें तो अगर आपने युद्ध जीतना है, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट या चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आपको एक कंट्री को कंटेन करना पड़ेगा और दूसरे कंट्री पे आपको फुल फ्लेजेड ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि वेस्टर्न फ्रंट पे भी आप
फुल फ्लेजेड वॉर रखें और चाइना पे भी आप फुल फ्लेजेड वॉर के लिए जाएं। ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं देखता हूं। इसके लिए ना तो हम तैयार की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी इसलिए कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर होंगे, फिर वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में जाएगा। और ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल जब हमारे अस्मिता पे कोई चीज बन जाएगी तो हम बोलते जरूर हैं कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब दो तरफ से हमारे ऊपर हमले होंगे और दोनों आक्रमण बड़े, दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं। तो अगर हमें युद्ध पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है तो चाइना को कंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो रशिया की मदद लेना पड़े, चाहे यूएस की मदद लेना पड़े, या आपके खुद के डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ ऐसे होंगे। चाइना को कंटेन करके आप पाकिस्तान को आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दशा आज की डेट में युद्ध लड़ने की है नहीं। मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे और जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि हम जब ढाई फ्रंट की बात कर रहे थे तो कई बार मेरे जहन में आता है कि अब ढाई फ्रंट की बात 2022 तक ठीक थी, लेकिन 2024 में हिंदुस्तान कहीं थ्री फ्रंट वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से म्यांमार के अंदर चीन पहुंचा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश को उसने 2 सबमरीन दी हैं और कई मिलिट्री डील हुई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक वहां से भी चैलेंज खड़ा किया जा रहा है? देखिए, मैं हिंदुस्तान की जो अगर आप मिलिट्री पावर देखेंगे और रीजनल पावर देखेंगे तो हमारे रिलेशन सारे कंट्रीज से अच्छे हैं। आज की डेट में 2 एग्जाम्पल दूंगा, रशिया यूक्रेन और हमास और इजराइल। जी देखिए, कोई देश दूसरे के बिहाफ पर लड़ने के लिए तैयार आज की डेट में नहीं है। जान सबको प्यारी है, नेशनल एसेट सबको प्यारे हैं, और अपने देश की धरती पे युद्ध लड़ने को तैयार नहीं। यहां तक कि ईरान भी इस चीज को मानता है। ईरान क्यों नहीं युद्ध में जा रहा है? क्योंकि वो अपने देश में लड़ना नहीं चाहता है, एयर स्ट्राइक नहीं करना है। तो ये जितने छोटे देश आपने, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो नहीं अलाउ करेगा किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटी उसके सरजमीन पे हो। चाइना डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, अरुणाचल से आप अटैक कर सकते हैं, ईस्ट लद्दाख में कर सकते हैं, जहां से हमारी बाउंड्री कंटिन्यूअस है आपके साथ। जहां नहीं है, आप किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करके हिंदुस्तान में हमला करेंगे, वो कंट्री नहीं अलाउ करेगा। क्योंकि आज की डेट में हमने एग्जाम्पल देखे हुए, अमेरिका भी डरता है इससे, ईरान भी डरता है, कोई भी कंट्री, हिंदुस्तान नहीं परमिट करेगा, क्योंकि उसकी संप्रभुता का सवाल आ जाता है। मदद कर सकता है, हथियार दे सकता है, आर्थिक मदद कर सकता है, मैन पावर दे सकता है, टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दे। ये मेरा मानना है। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के लिए देखिए एक चैलेंज है आज की डेट में। अगर आपको सरवाइव करना है तो इस रीजन में आपको छोटे बड़े सारे देशों को साथ लेके चलना पड़ेगा। डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा हथियार है जी। वॉर क्या करता है? वॉर आप लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक स्टेज तैयार करता है जिससे कि आप वार्ता कर सके, डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर सके, और अक्रॉस द टेबल आप अपने इश्यूज सेटल करें जी। तो लिहाजा युद्ध को अल्टीमेट तरीके से मत देखिए। कई विधाएं हैं, कई चीजों को आप इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं, ऐसा मेरा मान। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन जंग चली, इजराइल हमास जंग चली, हम दुनिया को 2 धड़ों में बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ चाइना, रूस है, उनके साथ नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस है, यहाँ पर ईरान है, और कई देश छोटे मोटे जो उनके साथ हैं। तो क्या वाकई में दुनिया एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात की तरफ बढ़ रही है? और क्या ट्रिगर पॉइंट जो है वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हो सकता है? देखिए, आज की डेट में नॉर्थ कोरिया का जो स्टेटस है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। जब तक किम जोंग वहां पे हैं, वहां से कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आप बाकियों को तो समझा सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन किम जोंग एक ऐसा शख्स है जो किसी तरीके के प्रेशर को मानता नहीं, क्योंकि वो तानाशाह है जी। और जहां तक वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, देखिए, सबसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, अमेरिका था। अमेरिका ने जहां जहां वेकेट किया, अपने कंट्रोल को लूजन अप किया, वहां से सिचुएशन गंभीर होते चले गए। लाइव एग्जाम्पल था अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में भी उसने बैक स्टेप लिया, अफगानिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉ किया, और आज की डेट में सिचुएशन आप देख रहे हैं क्या हालत हुए। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में हर एक नेशन जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है। 2 ब्लॉक में जरूर वर्ल्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक ब्लॉक में रशिया, चाइना, जैसा कि आपने बताया, ईरान है, बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया, दूसरे साइड अमेरिका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो फेंस हिटर हैं, वो दोनों ब्लॉक में नहीं है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हिंदुस्तान का केस लीजिए, रशिया यूक्रेन में हमने रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया के ऑपरेशन बोला, लेकिन हमने कॉमर्शियल इंटरेस्ट जारी रखे। और हमास और इजराइल युद्ध में हमने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, लेकिन 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। तो इस तरीके से चीजें बढ़ते हुए जरूर दिख रही हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री जो फेंस सिटर हैं, जी। एक नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ करता था पहले, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। पीछे बैक सीट हो गया, लेकिन बहुत सारे कंट्री उसमें अभी भी विश्वास करते हैं कि ना तो हम रशिया और चाइना के साथ जाएंगे, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्राइम है, हम उसको परसू करेंगे, और ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और आज की डेट में जब आईटी है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो वो यूनिपोलर रहा नहीं। अब आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जाना पड़ेगा। एक देश नहीं राज कर सकता, उसके बस का नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, एआई है, चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड आज की डेट में ज्यादा बेहतर है। उसमें हिंदुस्तान भी कंफर्टेबल है, चाइना भी कंफर्टेबल है, रशिया भी कंफर्टेबल और यूएस भी कंफर्टेबल, जो मेजर पावर सेंटर वो सारे कंफर्टेबल है और सबकी रिकॉग्निशन है अपने आप में। तो गॉन आर द डेज जब यूनिपोलर वर्ल्ड या कोल्ड वॉर के सिचुएशन में वर्ल्ड दो भागों में बटा था, अब सबके अहम हिस्सेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का इतनी अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए, मुझे और मेरे दर्शकों को तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझा। थैंक यू राजेश, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। बहुत अच्छा आपने मौका दिया आपके चैनल पे बोलने का, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप इसी तरीके से प्रोग्राम बेबाकी से करते रहें। मेरे आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। लंबी बातचीत हुई, लेकिन एक पॉइंट जो सर ने कहा वो शायद हम सबको ध्यान में रखना होगा कि इस दुनिया को एक गांधी की जरूरत है, एक ऐसे गांधी की जो पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे सके, क्योंकि इस वक्त दुनिया उबल रही है, और अगर इसको थामा नहीं गया तो फिर ये उबाल बढ़ता जाएगा, और फिर इस धरती के वजूद पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आज डिफेंस टॉक में मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।